Hello and welcome to Dr. Zishan Pharmacology. This is the sixth video in our ANS series और आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो अभी तक हमको समझ में आ चुका है कि एड्रेनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन होता है जो एक्ट करता है हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड जहाँ की न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है। उसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन काम करता है हमारे सीएनएस पे एंड एड्रिनल मेडुला पे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इंडोजिनस एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जिसके हम लोग कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। क्यों कैटेकोलामाइन कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कैटेकोल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक अमाइन साइड चेन होता है। ठीक है, तो कैटेकोल प्लस अमाइन। ओके, तो इस हमारा इंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर से हमारा डोपामिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो डोपामिन का जो काम है, पहला तो ये इमीडिएट प्रिकर्सर है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन का। ठीक, इसके अलावा ये हमारा सीएनएस में क्या काम करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है? जो मूवमेंट का इनिशिएशन है, एग्जीक्यूशन है एंड जो स्मूथनिंग है जो हमारे बेसल गैंग्लिया में हो रहा है, ठीक है, जो हमारा पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है, उस दोनों को ये रेगुलेट करता है जिससे कि मूवमेंट इनिशिएट भी होता है और मूवमेंट हमारा जो है वो स्मूथ भी होता है। ओके, उसके अलावा फिर हमारा जो है बिहेवियर को कैसे मॉड्यूलेट करता है, जो रिवॉर्ड पाथवे होता है, जो डोपामिन के थ्रू जो रिवॉर्ड पाथवे हमारा री होता है उस पर ये काम करता है। प्रोलैक्टिन को ये इनहिबिट करता है और केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे काम करके ये वोमिटिंग कॉज कराता है। ठीक है, और किडनी में अगर हम बात करें तो वहां पे D1 रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है, D1 रिसेप्टर्स के थ्रू ये रीनल वैसोडाइलेशन कॉज कराता है जिसकी वजह से हमारा GFR और रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। अच्छा, CTZ को जो स्टिमुलेशन कराता है वो D2 के जरिए कराता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ कमिंग टू एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है जिसको हम लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं, ये एक सर्कुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, सर्कुलेटिंग हार्मोन क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो है वो स्लो एक्टिंग होता है और वाइड स्प्रेड एक्शन होता है। ठीक है, और उसके अगर अपोजिट हम बात करें नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम लोग नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, वो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। इसका फास्ट लोकलाइज्ड शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन क्या होता है? जब हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, डेंजर, एंजाइटी, जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा बॉडी जनरेट करता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारे एड्रिनल मेडुला है उसका क्रोमैफिन सेल से हमारा ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है हमारा सिक्रीट होता है, रिलीज होता है इन रेशियो ऑफ 80% 20%। ये जो एपिनेफ्रिन है ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जाके सारे ऑर्गन्स पे एक्ट करता है और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को वो एम्पलीफाई करता है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा देगा, लंग्स से ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो स्केलेटल मसल है उसमें इंक्रीज कराएगा और साथ साथ हमारा ग्लूकोज भी जो है, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहांस करता है जिससे कि इंक्रीज ग्लूकोज सप्लाई होता है टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, एंड द हार्ट। नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये बेसिकली क्या काम कराता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स पे जाके अल्फा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू काम करके हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है और जो सेंट्रल नॉरएपिनेफ्रिक न्यूरॉन्स होते हैं वहां जाके हमारे माइंड का फोकस और अलर्टनेस इंक्रीज कराता है और आईज में हमारे मिड्रियासिस कराता है। ये जो मिड्रियासिस है, ये पॉइंट नोट करने की है यहाँ पे, ये मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया है। तो अगर हमको कोई डेंजर परसीव कर रहे हैं तो वहां पे माइंड का फोकस होना जरूरी है और हमारे प्यूपिल्स का डायलेट होना जरूरी है ताकि ज्यादा हमको लाइट पीपल में आए, ज्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करें। लेकिन साथ साथ ये मिड्रियासिस नहीं कराता है। मिड्रियासिस अगर कराएगा तो ब्लरिंग ऑफ विजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देयर इज अ पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन बात हो चुकी है, दिस इज द प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो कैटेकोलामाइन का सिंथेसिस और स्टोरेज के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, जो डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो हमारे वेजिटेबल सोर्स हो या एनिमल सोर्स हो, वहां से हमें टायरोसिन मिल जाता है। ठीक है, या अगर वो वही डाइटरी प्रोटीन से अगर हमारा जो फिनाइल एलानिन है वो मिल जाता है तो उसके हाइड्रोक्सिलेशन से हमारा टायरोसिन बनता है। तो ये फिनाइल एलानिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड बट टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड दिस टायरोसिन इज द प्रीकर्सर फॉर डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये जो टायरोसिन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज
ठीक है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जो है ऐड होता है, इससे हमारा बनता है एल डोपा। ठीक है, एल डोपा का अगर हम केमिकल नेम बात करें तो L3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, अगर हम एल डोपा भी याद रखते हैं तो बात हमारी काम चल जाएगा। तो ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये जो स्टेप है ना टायरोसिन से एल डोपा बनने वाला, दिस इज द फर्स्ट कमिटेड स्टेप एज वेल एज द रेट लिमिटिंग स्टेप। देखो, फर्स्ट कमिटेड स्टेप का मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल अब उस पाथवे पे जा चुका है जिसका कि एंड प्रोडक्ट, जो उस पाथवे का एंड प्रोडक्ट है वो उसी में कन्वर्ट होगा, मतलब ये कमिट हो चुका है उस पाथवे में। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दैट पाथवे। अगर ये मतलब स्टेप हो रहा है तो बाकी जो है स्टेप्स वो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस एंजाइम को हमारा ब्लॉक करता है मेटेरोसिन। ठीक है, इस मेटेरोसिन को हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में पहले यूज किया करते थे। ठीक है, और जो है एल डोपा, एल डोपा जो है ये कन्वर्ट होता है फिर डोपामिन में। ठीक है, विटामिन B6 चाहिए एज को फैक्टर, और एंजाइम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, है ना, डोपा डी कार्बोक्सिलेज, तो ये कन्वर्ट हुआ हमारा डोपामिन में। अब देखो इसका एक हम यहाँ पे बात कर लें, जो कार्बिडोपा जो ड्रग होता है जिसको कि हम लोग पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं अलोंग विथ लीवोडोपा, तो ये क्या करता है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, जिससे कि जो एल डोपा है वो कन्वर्ट नहीं होता है इनटू डोपामिन इन द पेरिफेरी। एल डोपा एंटर करता है इनसाइड द ब्रेन और वहां पे डोपामिन में कन्वर्ट करके एक्शन करता है, ये हम लोग बात करेंगे उस वक्त। ठीक है, तो अब ये डोपामिन जो है, ये डोपामिन अब हमारा जो वेसाइक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर है, जो वेसाइकल्स के ऊपर एक वेसाइक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर होता है जिससे कि हमारा डोपामिन एंटर करता है इनटू द हमारा साइनेप्टिक वेसाइकल्स। ठीक है, ये जरूरी स्टेप है। ठीक है, इसके बिना जो है ये हमारा नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। रीजन बिंग, जो हमारा डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये वेसाइकल्स के अंदर है, तो ये जो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है ये डोपामिन को नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ देख लें, ये जो रिजर्पिन है, ये रिजर्पिन जो है ये इनहिबिट करता है हमारा वेसाइक्यूलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर को, जो अब आजकल हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा देखिए यहाँ तक हम लोग आ गए कि डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से ये नॉर एपिनेफ्रिन बन गया। तो यहाँ तक का जो स्टेप है ये दोनों में होता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में भी होता है और एड्रिनल मेडुला में भी होता है। ठीक, तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में हमारा मेनली डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनता है, बट अब हमारा एड्रिनल मेडुला में ये नॉर एपिनेफ्रिन कन्वर्ट होता है एपिनेफ्रिन में। इसका भी स्टेप समझ लीजिए। अब इसको जो नॉर एपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है उसको हम कहते हैं PNMT। PMT एग्जाम होता था पहले, उसी से हम लोग PNMT याद रखेंगे। इसका पूरा नाम है फिनाइल इथेनॉल अमीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इस एंजाइम पे इस पे एक्ट करने के लिए जरूरी है, ये एंजाइम हमारा साइटोसोल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए जरूरी है जो नॉर एपिनेफ्रिन जो है हमारा इनसाइड द वेसिकल बना वो फिर हमारा साइटोप्लाज्म में आ जाए। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में आया तो हमारा ये एपिनेफ्रिन बना इन द एड्रिनल मेडुला, और फिर ये एपिनेफ्रिन फिर हमारा जो VMAT2 है, ये जो VMAT2 है इसके जरिए फिर से हमारे स्टोरेज वेसिकल्स में चला गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए ये हमारा एक स्टोरेज वेसिकल है। ठीक है, अब इस स्टोरेज वेसिकल में क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। देखिए इस स्टोरेज वेसिकल में क्या हो रहा है, ये हमारा VMAT2 ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, और हमारा जो नॉर एपिनेफ्रिन है, ये ब्लू हमारा नॉर एपिनेफ्रिन है। ठीक है, एक ATP के साथ 4 नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये बाइंड करता है, और ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है ये एड्सॉर्ब हो जाता है क्रोमोग्रेनिन के ऊपर। ठीक है, क्रोमोग्रेनिन के ऊपर ये एड्सॉर्ब हो जाता है, तो इसी तरीके से हमारा वेसिकल्स में ये हमारा चीज होता है। ठीक, अब हमने पढ़ लिया इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कैटेकोलामाइन रिलीज होता है। तो देखो बात हो गई कि हमारा ये जो वेसिकल्स है, इस वेसिकल्स के अंदर हमारा नॉर एपिनेफ्रिन है, ठीक है, ATP है एंड क्रोमोग्रेनिन है। ठीक है, तो अब ये तो पहले चला गया वेसिकल्स में। अब हमारा जब एक नर्व इम्पल्स आया, उस नर्व इम्पल्स की वजह से जो एन टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन करेगा, जिससे कि कैल्शियम हमारा अंदर इंटर करेगा। ये कैल्शियम हमारा अंदर इंटर किया, इसकी वजह से अब ये जो कैल्शियम है ये हम लोगों ने कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में भी पढ़ा था। तो ये जो हमारा कैल्शियम है ये इस कैल्शियम सेंसर से बाइंड करेगा जिसका नाम है साइनेप्टोटैगमिन।
इस बाइंडिंग के बाद कुछ प्रोसेस होता है जिस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो साइनेप्टोब्रेविन है वेसाइकल के मेम्ब्रेन पे, ठीक है, और सिंटैक्सिन जो है जो हमारा न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे है, इस दोनों का जो है ना ये बाइंडिंग होगा, बाइंड क्रॉस लिंकिंग होगा। इसके वजह से फिर हमारा फ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस होता है। तो देखो, साइनेप्टोटैगमिन, साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन, दीज आर पार्ट ऑफ द स्नेयर प्रोटीन्स। याद रखने की चीज है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जानने की यहाँ जरूरत ये है, ये जो गुआनिथिडिन एंड ब्रेटिलियम जो होता है, ये दोनों हमारे फ्यूजन को और एक्सोसाइटोसिस को इनहिबिट करता है इन डिफरेंट फेज, ठीक है। और हाँ, अब हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे। ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन आ गया। नॉरएपिनेफ्रिन जो आया तो ये हमारे रिसेप्टर्स अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 जो पोस्ट साइनेप्टिक हैं। लेकिन अल्फा 2 जो है ये प्री साइनेप्टिक है। इसका काम क्या होता है, ये इनहिबिट करता है फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा कैटेकोलामाइन जो है वो सिंथेसिस हुआ, स्टोर हुआ इन द वेसिकल्स, फिर रिलीज हुआ, अपना एक्शन दिखाया रिसेप्टर्स पे। अब उसका टर्मिनेशन ऑफ कैटेकोलामाइन एक्शन, टर्मिनेशन कैसे हो रहा है देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन आया, ठीक है, इस नॉरएपिनेफ्रिन का 70 से 90%, ठीक है, आपको नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के जरिए, विच इज ए सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, इसके जरिए जो है ये वापस चला जाता है थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वापस हमारे ये चला जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। यहाँ से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये जब गया तो यहाँ से जाने के बाद से क्या होगा, ये फिर जो वी मैट है, ये एरो इधर ही रहेगा, सिर्फ इधर ही रहेगा। ये जो वी मैट है, इस वी मैट के जरिए मेजोरिटी जो होता है फिर से हमारे वेसिकल्स में चला जाता है। देखो इसका फायदा क्या है, ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस है। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर को फिर से मतलब कि ये हमारा फिर से रीट्रांसपोर्ट करके वेसिकल्स में हम उसको भर लेते हैं तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ जो है जो हमारा रीअपटेक नहीं हो पाता है वेसिकल्स में, उनको जो है माओ एंजाइम मोनो अमीन ऑक्सीडेज जो है वो मेटाबोलाइज कर देता है इनसाइड द वेसिकल्स। तो ये बात हमको समझ में आ गई। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा टर्मिनेशन कैसे होता है, बाय द रीअपटेक बाय द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक, ठीक है। कुछ जो होते हैं हमारे नॉरएपिनेफ्रिन वो क्या होते हैं, नन न्यूरोनल सेल्स में अपटेक उनका हो जाता है, जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स, कार्डियक मसल्स, एंडोथेलियल सेल्स। और तीसरा इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है। तो इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन जो है वो हमारा क्या है, अगर न्यूरॉन के अंदर जो है इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन इसका करता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, और उसके बाहर जो है वो कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम करता है, ठीक है। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लें क्लिनिकली। ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है ट्रांसपोर्टर, इसको इनहिबिट करता है एक एक आपका जो है सब्सटेंस एब्यूज वाली ड्रग है, दूसरी हमारी मेडिसिनल यूज की है। तो एक कोकीन हो गया और एक हो गया ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा, जिससे कि एपिनेफ्रिन हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बना रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से क्या होगा कि उस पर्सन में सीवियर हाइपरटेंशन होगा, ठीक है, ये इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट देखने को मिलेगा, और हमारा जो इंक्रीज्ड एवी नोड से कंडक्शन भी इंक्रीज होगा, जिससे एरिथमिया होने का चांस रहता है, एंड इन वर्स्ट केसेस एमआई और स्ट्रोक होने का भी चांस होता है हमारे कोकीन के ओवरडोज से। और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी जो है साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमारा नॉरएपिनेफ्रिन और हमारा जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। बट ये यूजफुल है, ये हम लोग पर्पसली कर रहे हैं टू ट्रीट डिप्रेशन, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो कैटेकोलामाइन है वो हमारा जो है गट और लीवर में COMT और माओ जो है एंजाइम्स है, इससे ये मेटाबलाइज हो रहा है, और इसमें मल्टीपल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसकी वजह से ये हाईली हाइड्रोफिलिक होता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई कैटेकोलामाइन इज इनइफेक्टिव ओरली, ठीक है। इसको हम जब देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म्स में देते हैं, ठीक है। और लाइकवाइज जो डोपामिन का मेटाबॉलिज्म है वो भी हमारा मोनोअमीन ऑक्सीडेज, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की वजह से होता है, ठीक है। तो पेरीफेरी में और ब्रेन में जो एंजाइम का जो हमारा जो है रिक्रूटमेंट है वो डिफरेंटली होता है, उतना डिटेल नहीं जाना है। एंड प्रोडक्ट जो है होमो वैनिलिक
एसिड है, ठीक है। तो ये जो होमोवेनिलिक एसिड है वो रेज्ड होता है, इसको हम एज मार्कर यूज करते हैं इन द केस ऑफ न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर्स लाइक न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिससे कि हमको पता चलेगा कि रिसेप्टर्स कैसे हमारा पता चला कि ये अल्फा रिसेप्टर्स है और ये बीटा रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो अब देखिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका हमारा एक प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक। लेकिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एपिनेफ्रिन ये अलग अलग ऑर्गन से जाके अलग इफेक्ट दिखाता है। जैसे हार्ट में हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स पे जाके डिपेंडिंग ऑन द ब्लड वेसल्स कहाँ का है उसको कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करेगा, ठीक है। लंग्स में जाके हमारे ब्रोंकस को डायलेट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा जिससे यूरिनरी रिटेंशन होगा, एंड प्यूपिल को ये डायलेट करेगा। तो पहले ये माना जाता था कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं और जिस वजह से डिफरेंट हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, बट ये तो गलत था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर तो सेम है लेकिन जो डिफरेंट एक्शन है इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिसेप्टर्स। और ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट दिया किसने कि न्यूरोट्रांसमीटर इज सेम बट द रिसेप्टर्स आर डिफरेंट, एक हमारे ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं रेमंड एलक्विस्ट, ठीक है, रेमंड एलक्विस्ट। तो इन्होंने क्या किया कि 3 डिफरेंट इन्होंने ड्रग्स लिया और उसको अलग अलग टिश्यूज पे काम कराया, ठीक है। और काम कराने के बाद से उसका जो है रिस्पॉन्स देखा और उस रिस्पॉन्स से ज्यादा उन्होंने ये देखा कि उस ड्रग की किस ड्रग की पोटेंसी उस टिश्यू के लिए ज्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमने 3 एड्रेनर्जिक ड्रग्स लिया ए बी एंड सी, ठीक है। इसको हमने टेस्ट किया कुछ ऐसे टिश्यूज पे जिनमें हम मान के चल रहे थे कि रिसेप्टर्स उनके सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ इनका रिस्पॉन्स भी हमको सेम देखने को मिलेगा, है ना। एक्सपेक्टेड तो यही है, रिस्पॉन्स देखने को सेम मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल कि हमने हार्ट का टिश्यू लिया और एक ब्रोंकस टिश्यू लिया, ठीक है। और इस पे हमने जो देखा पोटेंसी देखा, पोटेंसी ऑर्डर देखा कि ज्यादा पोटेंट क्या है। पोटेंसी आपको पता है ना कि एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स कितने डोज में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि राइज इन ब्लड प्रेशर है, अगर 20 mmHg राइज इन ब्लड प्रेशर है, अगर वो 5 mg टैबलेट से आ रहा है, 10 mg टैबलेट से आ रहा है एंड 20 mg टैबलेट से आ रहा है, ठीक है। तो 5 mg इज द मोस्ट पोटेंट, ठीक। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे हार्ट में हमने देखा कि ड्रग ए वॉज द मोस्ट पोटेंट एंड ड्रग सी वॉज द लीस्ट पोटेंट एंड लाइकवाइज यही चीज हमने अब ब्रोंकस में भी देखा। तो क्या इसका मतलब है कि रिसेप्टर सेम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके रिसेप्टर सेम हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें है क्या कि डिफरेंसेस क्या है कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कर रहा है बट ब्रोंकस में हमारा रिलैक्सेशन ज्यादा हो रहा है। तो फर्दर इस चीज को देखने के लिए एल्क्विस्ट ने 6 डिफरेंट ड्रग्स लिया, उनको बहुत सारे ऑर्गन टिश्यूज पे पोटेंसी ऑर्डर चेक किया, तो उससे एक उनको ट्रेंड देखने को मिला। ट्रेंड क्या देखने को मिला? जो हमारे हार्ट हैं, ब्रोंकस हैं, इंटेस्टाइन है, स्केलेटल मसल्स है, इसमें जो पोटेंसी ऑर्डर है, पोटेंसी ऑर्डर जो है वो इस फॉर्म में है कि आइसोप्रेनालिन और के बाद एड्रेनालिन देन नॉर एड्रेनालिन। तो ये जो सेम पोटेंसी ऑर्डर था ना, इनको सेम रिसेप्टर ग्रुप में रखा गया, इसको कहा गया बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। देखो अभी भी यहाँ पे बात ये नहीं हुई है कि बीटा 1 है बीटा 2 है। ये वाला जो कंफ्यूजन था ना कि हार्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्रोंकस क्यों रिलैक्स कर रहा है, ये बाद में जाके हमको क्लियर हुआ। पहले तो ये पता चल गया कि इस पे जो है पोटेंसी ऑर्डर सेम है, मतलब हार्ट पे भी ड्रग वैसे ही काम कर रहा है जिस तरीके से ब्रोंकस पे काम कर रहा है, ठीक। उस बेसिस पे हमने नाम दिया इसका बीटा रिसेप्टर्स। और जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो रेडियल मसल है आइरिस का, ठीक है, इन दोनों पे हमको क्या देखने को मिला कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ऑलमोस्ट सिमिलर पोटेंसी से काम कर रहे हैं, लेकिन आइसोप्रेनालिन जो है उसका पोटेंसी यहाँ पे कम है। तो ये जो है जो कि एड्रेनलिन इस पे काम कर रहा है, तो इससे इसका नाम पड़ा अल्फा रिसेप्टर, ठीक है। हमने माना कि इन सब पे सेम रिसेप्टर है, अल्फा 1 अल्फा 2 की बात अभी नहीं हुई है, ठीक। तो यहां से हमारा अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर की बात आई। अब जब आगे जब बात हुई धीरे धीरे, तो हम लोग जब मॉलिक्यूलर बेसिस पे गए तो वहां पे हमको समझ में आया कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिफरेंसेस है। नाउ कमिंग टू द मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं, दीज आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स,
इसमें अल्फा 1 जो है वो GQ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, अल्फा 1 सॉरी, एंड अल्फा 2 जो होता है वो GI प्रोटीन के साथ आपको एसोसिएटेड होता है। तो ये क्या करता है, जो GQ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज C को, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है आपका PIP2 जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, इसको ये ब्रेक डाउन करता है इनटू IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड DAG दैट इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये जो है वो फर्दर जाता है जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो IP3 का जो रिसेप्टर्स होता है ऑन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ये बाइंड करता है जिससे कि कैल्शियम रिलीज होता है। ये कैल्शियम रिलीज हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो है मेम्ब्रेन से ही बाउंड रहता है, और ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ ये जाके हमारा बाइंड किया, ये हमारा डाईसल्ग्लिसरॉल पे काम किया, और काम करने के बाद से हमारे प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट किया। और प्रोटीन काइनेज C के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, हमारा एयरवेज और वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो कैल्शियम रिलीज हुआ ये हमारा बाइंड किया कैलमोड्यूलिन के साथ, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। इस कॉम्प्लेक्स ने एक्टिवेट किया मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, जिसकी वजह से स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसने लीवर में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट किया, जिससे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज हुआ और ग्लूकोज सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। और तीसरा, इसने न्यूरो को भी रिलीज को इंक्रीज कराया। अल्फा 2 इज GI प्रोटीन कपल्ड, तो GI प्रोटीन कपल्ड है तो ये इनहिबिट करेगा हमारा एडेनाइलिल साइक्लेज को। एडेनाइलिल साइक्लेज का काम क्या होता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करना। अब इस एंजाइम को हमने इनहिबिट कर दिया, साइक्लिक AMP कम होगा, जिसकी वजह से जो प्रोटीन काइनेज A है वो हमारा इनहिबिट होगा, और इसके इनहिबिशन से हमारा कैल्शियम रिलीज कम होगा और साथ साथ पोटेशियम का कंडक्टेंस बढ़ेगा, और इससे हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है वो इनहिबिट होता है, ठीक है। ये स्लाइड में हम लोग देखिए क्या बात किए थे, ये जो अल्फा 2 है, इस अल्फा 2 में हमने क्या बात किया था कि ये अल्फा 2 जो है इट इज प्री साइनेप्टिक, ठीक है, प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर। तो ये क्या कर रहा है, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, और ये कैसे कर रहा है ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे हमने देख लिया न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बीटा adrenergic receptors, these are also G protein coupled receptors and all beta 1 to beta 3 are all GS protein coupled। ये adrenalyl cyclase एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जिससे कि साइक्लिक AMP बढ़ता है, और ये प्रोटीन काइनेज A के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और ये कराता है फॉस्फोराइलेशन। अब ये फॉस्फोराइलेशन अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है, ठीक है। जैसे कि हार्ट में और किडनी में हमारा बीटा 1 है, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है, इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हुआ कि L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुआ, और राइनोडिन रिसेप्टर जो है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उसके फॉस्फोराइलेशन से, L टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के ओपन होने से एंड राइनोडिन रिसेप्टर्स की फॉस्फोराइलेशन से कैल्शियम रिलीज बढ़ा। अब ये जो कैल्शियम रिलीज बढ़ा तो इसने जाके हमारा क्या कराया, हार्ट का जो है रेट इंक्रीज कराया एंड उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज कराया, ठीक है। किडनी में इंक्रीज साइक्लिक AMP से हमारा रेनिन का रिलीज बढ़ा, उससे एंजियोटेंसिन 2 आया, ठीक है। ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज होगा, साथ साथ फ्लूइड ओवरलोड भी होगा। अभी हम लोग आगे स्लाइड में देखते हैं। बीटा 2 जो है वो काम करता है, बीटा 2 स्मूथ मसल से देखने को मिलता है। तो यहाँ साइक्लिक AMP जब बढ़ा, PKA बढ़ा, तो इसने इनहिबिट किया मायोसिन लाइट चेन काइनेज को। अल्फा 1 मतलब एक्टिवेट कर रहा था मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, देखो एक्टिवेट कर रहा था मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, और ये इनहिबिट कर रहा है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, जिसकी वजह से आपका रिलैक्सेशन होगा, विच इज सीन इन लंग्स एज ब्रोंकोडायलेशन एंड इन द वेसल्स एज वेसोडायलेशन। बीटा 3 का जो है वो मेटाबॉलिक इफेक्ट है, यहाँ पे भी ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। उसकी एक्टिवेशन से क्या हुआ, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज हुआ, ग्लूकोज जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो है लाइपोलिसिस होता है यहाँ पे, और लाइपोलिसिस के साथ साथ यहाँ थर्मोजेनेसिस भी होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें रिसेप्टर के लोकेशन की। तो अल्फा 1 हमारा जो है, अल्फा 1 को एक लाइन से अगर याद करना है तो अल्फा 1 विल कॉन्ट्रैक्ट, अल्फा 1 विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट है, हमारा जो स्मूथ मसल्स है ऑफ ब्लड वेसल्स, वेसल्स ऑफ द GIT, किडनी एंड म्यूकोसा। ये जो भी वेसल्स है ना, इनके जो स्मूथ मसल्स पे अल्फा 1 होता है, इसका वेसो कंस्ट्रक्शन कॉज करा के ये BP को इंक्रीज करता है, ठीक है। रेडियल मसल ऑफ आइरिस में ये प्रेजेंट होता है, और इसके जो है एक्टिवेशन से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि हमारा होता है मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया। लीवर में इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस कॉज कराता है,
यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या कराएगा, जो ब्लैडर का नेक है, यहाँ वाला पोर्शन, ब्लैडर का नेक, इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर और जो प्रोस्टेट है, इन सब का कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा, जिससे कि यूरिनरी रिटेंशन इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं जीआई स्फिंक्टर्स की। तो जीआई स्फिंक्टर्स में हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इलियोसिकल स्फिंक्टर एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इन सब का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, अल्फा 1। ठीक है, यहाँ याद रखने की बात यह है कि अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, external urethral sphincter and external anal sphincter are under the somatic control। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब अल्फा टू जो है वो इनहिबिट कराता है, अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्ट कराता है तो अल्फा 2 इनहिबिट करता है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज को इसने इनहिबिट किया। ठीक है, ये सीएनएस में जाता है तो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करता है, जिससे कि हमारा क्या होगा, बीपी डिक्रीज होगा। पैंक्रियाज में ये इंसुलिन सिक्रीशन को डिक्रीज कराता है और साथ साथ ग्लूकागॉन सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है। ठीक है, दोनों के केस में हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और प्लेटलेट में ये एग्रीगेशन को इंक्रीज कराता है। तो इसका एक फायदा है कि अगर आपका जो है डेंजर आपके ऊपर आया हुआ है, आप वहां से भाग रहे हैं, आपको कुछ इंजरी हो रही है, तो वो इंजरी जो है वो जल्दी हील करेगी, रैपिड हेमोस्टैसिस होगी। लेकिन नॉर्मल लाइफ की कंडीशन में अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और उससे कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है और उससे हमारा जो है कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो हमारा थ्रोम्बोसिस भी कॉज कराता है। तो एक चीज़ किसी एक कंडीशन में यूजफुल थी, दूसरे कंडीशन में वो हार्मफुल हो गई। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस कम लीजिए, वो अलग एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो जाता है अनहेल्दी लाइफ का। ठीक है, अब बीटा 1 की बात करें तो बीटा 1 बोलता है बीट, मतलब बीट करो, मतलब धड़को। ठीक, तो हार्ट में क्या किया कि हार्ट रेट बढ़ाया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाया, एवी नोडल का कंडक्शन बढ़ाया। ठीक है, तो हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंडक्शन के बढ़ने से क्या हुआ, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारा जो है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है जेजी सेल से रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन से हमारा एंजियोटेंसिन 2 भी आया और एल्डोस्टेरोन भी आया। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 ने हमारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, जिससे कि हमारा बीपी बढ़ेगा। और इसने जो है एल्डोस्टेरोन ने सोडियम एंड वाटर रिटेंशन कॉज कराया, जिससे कि हमारा फ्लूइड ओवरलोड होता है। ठीक है, बीटा 2 कहता है ब्रीद एंड रिलैक्स, बीटा 2 सेज ब्रीद एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे क्या करता है, लंग्स में ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट के ब्लड वेसल्स में ये वैसोडायलेशन कॉज कराता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, एट द टाइम ऑफ डेंजर, जब आपको अपनी जान बचानी होती है तो वहाँ पे स्केलेटल मसल्स और हार्ट के ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचे और ज़्यादा वहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, सो दैट यू कैन रन अवे फ्रॉम दैट हार्मफुल सिचुएशंस। यूट्रस में ये रिलैक्सेशन कॉज कराता है, लीवर में जैसा हमने देखा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, बीटा 3 जो है, बीटा 3 हमारे डिट्रूसर मसल का रिलैक्सेशन और एडिपोज टिश्यू पे लाइपोलाइसिस एंड थर्मोजेनेसिस कॉज कराता है। ठीक है, तो अब हम अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ठीक है, ये हम लोग बहुत जल्दी से करेंगे। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो आईज में अल्फा 1 है, कॉन्ट्रैक्शन से मिडरियासिस हुआ। हार्ट पे मेनली बीटा 1 है, ये हमने पढ़ लिया क्या हुआ। ब्लड वेसल्स, स्किन, जीआईटी, किडनी, ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे अल्फा 1 है तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट पे जो है वो क्या है, बीटा 2 है, वैसो डायलेशन होगा। तो डेंजर के टाइम में क्या हुआ कि हमारा स्किन से, जीआईटी से, किडनी से, ब्रेन से, ये सारी चीज़ों से ब्लड वेसल्स को खींच के हमारे जो है स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट किया गया। ठीक है, लंग्स में जो है वो हमारा देखो ब्रोंकियल स्मूथ मसल का वैसे ब्रोंकोडायलेशन कॉज कराएगा। और मास सेल पे भी बीटा 2 रिसेप्टर्स होता है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एलर्जिक मीडिएटर्स। ठीक है, और ये ब्लड वेसल ऑफ म्यूकोसा है, ये भी अल्फा 1 ही होता है इस पे, और ये म्यूकोसल वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। तो ये एलर्जिक मीडिएटर्स के रिलीज को रोक के और म्यूकोसल वैसो कंस्ट्रिक्शन को करा के ये हमारा डीकंजेशन कॉज कराएगा, सांस लेने में आसानी होगी। ठीक है, लीवर में हमने देख लिया अल्फा 1 बीटा 2 दोनों मिलके ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज करता है। जीआईटी पे भी हमने सब देख लिया कि जीआईटी में क्या काम कराता है। ठीक है, अल्फा 1 जो है हमारे स्फिंक्टर्स पे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ईएनएस पे जाके हमारा अल्फा 2 जो है वो एस प्री सिनेप्टिक काम कराएगा और ये यहाँ से हमारा डिक्रीज करेगा एसिटाइल कोलिन रिलीज को। इससे क्या होगा, मोटिलिटी हुआ, सिक्रेशन हुआ, ये कम होगा।
और इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल पे बीटा 2 जाके रिलैक्सेशन कॉज कराएगा। इससे भी टोन और पेरिस्टाल्सिस कम होगी, तो ओवरऑल काम क्या होगा कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के टाइम में डाइजेशन प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है। ब्लैडर पे हमने देख लिया कि एक तरफ तो ये अल्फा 1 काम कर रहा है इन तीनों पे, ठीक है, और डेट्रोसर मसल पे बीटा 3 काम कर रहा है, ठीक। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। किडनीज पे हमने देख लिया, एडिपोज टिश्यू पे देख लिया, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अल्फा 1 होता है, ठीक है, वो अल्फा 1 के एक्टिवेशन से मेल में इजैकुलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स सब्सक्राइब टू डॉक्टर जीशान फार्माकोलॉजी। थैंक यू।